Welcome to Mallava Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallava Public School. Welcome to Mallava Public School. मैं जगरूप सर मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक रूप से नंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं. I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallava Public School. Please watch this video. The remaining part of figures of speech. Remaining part of figure of speech. अलंकार चल रहे थे बेटे. अलंकार का शेष भाग प्रसारित किया जा रहा है. इसको देखिए, लिखा है फिगर्स ऑफ स्पीच. बेटे क्या लिखा है? फिगर्स ऑफ स्पीच. सभी बच्चे समझेंगे इस फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है. अलंकार. फिगर्स ऑफ स्पीच माने क्या होता है? अलंकार. बताओ क्यों होता है अलंकार? फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार है. इसका अर्थ होता, हमने बताया था क्या? विधु बदनी सब भांति समारी, असोहन जथा बशन बिनु नारी. पहले बता चुके इस वीडियो में, लेकिन अब यहां से हम शुरू करते हैं. 3 तक पहले वीडियो पढ़ाए गए, चौथा शुरू होता है. इसका नाम है एपास्ट्रॉफ. बताओ क्या? एपास्ट्रॉफी या एपास्ट्रॉफ. सबकी समझ में आ गया? चौथा अलंकार क्या है? एपास्ट्रॉफ. सबकी समझ में आया? एपास्ट्रॉफ. इसको एपास्ट्रॉफी भी कहा जाता है. एपास्ट्रॉफ संबोधन कारक. बेटे क्या अलंकार का नाम है? संबोधन और कारक अलंकार. क्या मेरे बेटे समझ गए हो संबोधन कारक अलंकार? कि इसका नाम होता है संबोधन कारक. एक निशान तुमने देखा होगा कि ऐसा लगा रहता है. जिन शब्दों के अंत में अधिकांशतः ऐसा निशान लगा होता है बेटे, या जिन वाक्यों के अंत में इसका ऐसा निशान आ जाए, वहां पर संबोधन कारक अलंकार होता है. लेकिन ये कोई मुख्य बात नहीं है. बेटे समझ में आया? इसकी हिंदी बता रहे हैं. हमने पहले तुम्हें क्या बताया? एपास्ट्रॉफ संबोधन कारक अलंकार. बताओ एपास्ट्रॉफ माने क्या होता है? कहोगे संबोधन कारक होता है. एपास्ट्रॉफी या एपास्ट्रॉफ, APOSTROPHE, एपास्ट्रॉफ. सबके समझ में आया? एपास्ट्रॉफ मीन्स संबोधन कारक अलंकार. तो ये होता क्या है? संबोधन कारक अलंकार. कहता है इस अलंकार में किसी व्यक्ति वस्तु. बेटे समझ में आया? अर्थात निर्जीव चीज को किसी व्यक्ति वस्तु अर्थात अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित किया जाए. जैसे हम बच्चों को संबोधित करेंगे तो वहां पर एपास्ट्रॉफ नहीं है. कहता है कि मरे हुए व्यक्ति को संबोधित किया जाए, निर्जीव चीज को संबोधित किया जाए, या ऐसी चीज को संबोधित किया जाए जो उसके पास ना हो. बेटे समझ में आया? एन अंग्रेजी में इसकी परिभाषा क्या है? एन एपास्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड. हमने क्या बताया? एन एपास्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू एब्सेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. फिर एक बार सुनो. एन एपास्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू एब्सेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. नहीं समझ पाए? इस अलंकार में किसी मरे हुए आदमी की ओर, निर्जीव वस्तु की ओर अथवा अनुपस्थित व्यक्ति की ओर संबोधित किया जाता है. यहां पर कोई हमारे सामने बैठा है, हम उसको संबोधित करें तो एपास्ट्रॉफ अलंकार नहीं है. एपास्ट्रॉफ बताता क्या है? कि एन एपास्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू एब्सेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. माने पृथक विचारों को, अनुपस्थित व्यक्ति को और मरे हुए आदमी को जब संबोधित किया जाता है तो वहां पर एपास्ट्रॉफ या संबोधन कारक अलंकार होता है. बेटे समझ में आया? फिर एक बार सुनो. एन एपास्ट्रॉफ क्या है? कहता है एन एपास्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू एब्सेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. कहना चाहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मरे हुए आदमी को संबोधित करता है, जब कोई व्यक्ति किसी
अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित करता है। जब कोई व्यक्ति निर्जीव चीज या पृथक विचारों की ओर पृथक विचारों को संबोधित करता है, वहां पर एपास्ट्रॉफ या संबोधन कारक अलंकार होता है। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा विश्वास है कि तुम समझ गए होगे, हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस अलंकार को समझ गए होगे। परिभाषा देख लो, एन एपास्ट्रॉफ, बताओ बेटे, एन एपास और ट्रॉफ, एन एपास्ट्रॉफ is a direct address, direct, ADDRESS, direct address to dead, comma, to absent, to absent, and abstract और ideas। बेटे समझ गए हो? नहीं समझ पाए? ये परिभाषा है, ये क्या है? डिफिनीशन है। बेटे समझ गए हो क्या है? ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, इसको रटना पड़ेगा। कैसे रटोगे? एन एपास्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू एब्सेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। फिर एक बार सुनो, एन मीन्स एक, एपास्ट्रॉफ मीन्स संबोधन, एक संबोधन, इज माने है, ए डायरेक्ट एड्रेस माने, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, एड्रेस माने संबोधन है। एक संबोधन कारक अलंकार क्या होता है? प्रत्यक्ष। बताओ, एड्रेस माने संबोधन होता है। एक संबोधन कारक अलंकार एक प्रत्यक्ष संबोधन होता है। किसको होता है? टू माने को होता है और डेड माने मरे हुए व्यक्ति को होता है। कहता है कि एक संबोधन कारक अलंकार मरे हुए व्यक्ति को प्रत्यक्ष संबोधन होता है या मरे हुए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। बेटे समझ में आया? कहता है कि एक संबोधन कारक अलंकार में एक मरे हुए आदमी को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। और किसको? टू माने को और एब्सेंट माने अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। एंड माने और, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज माने पृथक विचारों को अर्थात निर्जीवों को संबोधित किया जाता है। पृथक विचारों को, एब्स्ट्रैक्ट माने पृथक, आइडियाज माने विचार, अर्थात पृथक विचार का अर्थ क्या है? निर्जीव चीजों को संबोधित किया जाता है। सबकी समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज माने पृथक विचार अर्थात निर्जीव चीजें। तो एन एपास्ट्रॉफ एक संबोधन कारक अलंकार, इज माने होता है, ए माने एक, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष और एड्रेस माने संबोधन होता है। टू माने को और डेड माने मरे हुए आदमी को। बेटे समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट माने, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, एब्सेंट माने अनुपस्थित आदमी को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज माने और निर्जीव चीजों को। अर्थात एक मरा हुआ मरे हुए आदमी को, एक अनुपस्थित व्यक्ति को या एक अनुपस्थित आदमी को और पृथक विचारों को या निर्जीव चीजों को जहां पर संबोधित किया जाता है वहां पर एपास्ट्रॉफ या संबोधन कारक अलंकार होता है। हमें विश्वास है कि तुम समझ गए होगे। समझ ना पाना कमेंट में लिखना, समझ ना पाना कमेंट में अवश्य लिखना। जैसे लिखा है, बहुत ध्यान सुनोगे कि ओ डेथ, ओ डेथ, ऐसे लिखा है, बहुत ध्यान सुनोगे। ओ डेथ, पहला ये उदाहरण बता रहे हैं, फॉर इंस्टेंस यहां लिख दे बेटे, फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के लिए लिखा है ओ डेथ, अरे मौत, व्हेयर इज दाई स्टिंग, व्हेयर इज दाई स्टिंग, दाई STING। अब लिखा क्या है? ओ डेथ, अरे मौत, व्हेयर इज दाई स्टिंग। स्टिंग माने होता है डंक। क्या होता है? डंक होता है, डा बना है, ई नहीं बना है। ये कहता है व्हेयर इज दाई स्टिंग, व्हेयर माने कहां, इच माने है, दाई माने तेरा और स्टिंग माने डंक। कहता है अरे मौत, तेरा डंक कहां है? ओह डेथ,
वेयर इज दाई स्टिंग, अरे मौत तेरा डंक कहां है। अरे मौत के बाद ये निशान लगा है। मौत कैसी है, निर्जीव चीज है। कैसी है, निर्जीव है। बेटे समझ में आया, निर्जीव चीज को जहां संबोधित किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, कहोगे संबोधन कारक अलंकार होता है। संबोधन कारक अलंकार क्या होता है, संबोधन कारक वो अलंकार होता है जहां पर निर्जीव चीज को, पृथक व्यक्ति को, मरे हुए आदमी को संबोधित किया जाए वहां पर संबोधन कारक अलंकार होता है। परिभाषा हमने पहले बताई क्या, एन पास्ट इसे डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, टू एब्सेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। टू डेड माने मरे हुए आदमी को संबोधित किया जाता है, टू एब्सेंट माने अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज माने पृथक विचार अर्थात निर्जीव चीजें को संबोधित किया जाता है। इतनी बात ध्यान रखना, हमारे सामने कोई आदमी बैठा अगर उसको संबोधित करेंगे अलंकार पास्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो मरा नहीं है, क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि वो हमसे दूर नहीं है। लिखा है, क्या लिखा है, ओ मिल्टन, ओ मिल्टन, मिल्टन, ओ मिल्टन, ऐसे लिखा है। कामा भी लगा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ये निशान हो, ऐसे एक बार कामा भी लगा हो सकता है। ओ मिल्टन, दाउ आर्ट माइटी एट, दाउ आर्ट माइटी एट, ओ मिल्टन दाउ आर्ट माइटी एट। अरे मिल्टन तुम तो अब भी शक्तिशाली हो। मिल्टन आज है, मिल्टन मर गया है और हमने संबोधित किसको किया, मिल्टन को। और तू है, आर्ट का मतलब पुरानी अंग्रेजी में आर ही लिखा है, पुरानी अंग्रेजी में टी बनाई जाती थी। दाऊ का अर्थ है तुम, ये यू लिखा है, तुम हो। माइटी माने शक्तिशाली, एक माने अब भी, तुम तो अब भी शक्तिशाली हो। अरे मिल्टन, मिल्टन तो है नहीं, मिल्टन तो अनुपस्थित है अर्थात मिल्टन मर भी चुके हैं। तो किसी मरे हुए आदमी को, किसी अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित किया जाए अथवा निर्जीव चीजों को संबोधित किया जाए वहीं पर अलंकार होता है क्या, संबोधन कारक। हमें पूरा विश्वास है कि तुम समझ गए होगे इसको। दूसरा चलते हैं, अगला अलंकार। बेटे चले, कहोगे चलिए, फिर प्यारे प्यारे बच्चों इसको मिटाते हैं। हमें पूरा विश्वास है, we have complete faith that you are capable to understand this figure of speech। देखिए बच्चों, बेटे अब चलते हैं किसकी ओर, लिखा है ऑक्सीमॉर्न, किसकी ओर, ऑक्सीमॉर्न, OXY और MORON, ऑक्सीमोरोन माने विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमॉर्न का अर्थ क्या होता है, विरोधाभास। ऑक्सीमॉर्न विरोधाभास। ऑक्सीमॉर्न क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विरोधा, कौन था, विरोधा और भास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। इस अलंकार का नाम क्या है, विरोधाभास अलंकार। बताओ किस अलंकार का नाम है, ऑक्सीमॉर्न विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमॉर्न क्या होता है, विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमॉर्न बहुत सरल है, कुछ है नहीं इस अलंकार में। कहता है जहां पर दो विपरीत गुणों को साथ साथ दर्शाया जाए, जहां पर दो विरोधी बातों को साथ साथ स्थापित किया जाए, दर्शाया जाए, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। नहीं समझ पाए, फिर सुनो, जहां पर साथ साथ दो विपरीत बातों को, दो विपरीत वस्तुओं को साथ साथ रखा जाए वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। बेटे नहीं समझ पाओगे, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, कुछ भी परिभाषा में नहीं है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, कहता है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट आइडियाज, टू अपोजिट, टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज और पुट टुगेदर, जहां पर दो विरोधी बातें साथ साथ रखी जाती हैं वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए देखो,
यहां पर हमने बताया क्या, दो विपरीत बातें, दो विरोधी बातें साथ साथ रखी जाती हैं, कुछ भी नहीं है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस FIGURE फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज, क्या लिखा है, टू OPPOSIT, टू अपोजिट आइडियाज, टू अपोजिट आइडियाज और पुट टुगेदर। बताओ हमने क्या लिखा है, और पुट टुगेदर। सबकी समझ में आया? फिर एक बार सुनो, इन माने में, दिस माने इस, फिगर ऑफ स्पीच माने अलंकार में। मेरे प्यारे बच्चे क्या समझ गए हो? इन माने में, दिस माने इस, फिगर ऑफ स्पीच माने अलंकार में, इस अलंकार में टू माने दो, अपोजिट मीन्स विपरीत, और आइडियाज माने विचार, आर माने है, पुट माने रखे जाते हैं, टुगेदर माने साथ साथ। इस अलंकार में क्या होता है, दो विपरीत बातों को, दो विरोधी बातों को साथ साथ दर्शाया जाता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सुन लो, 2 में 1 मिनट की परिभाषा है और 2 नंबर की आएगी। सबकी समझ में आ गया? साथ ही तो अलंकार है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। सबकी समझ में आ गया होगा लगता है हमें। जैसे क्या लिखा है बेटे, लव इज लिखा है, लव लिखा है, क्या लिखा है, लव इज, इतना लिखा है। बिटर स्वीट, BITTER, बिटर, BI है ये, ई नहीं बना है बिटर, BITTER, बिटर, और एक हाइफन है, यहां पर लिखा है SWEET। सबकी समझ में आ गया है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, लव माने प्रेम, इस माने होता है, बिटर मीन्स कड़वा, बिटर मीन्स बताओ क्या होता है, ये बिटर नहीं लिखा मेरे प्यारे बच्चे, कड़वा, तीखा जिसे कहते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, मीठा। ये कड़वा है तो ये मीठा है। अब कहना क्या चाहता है, इस अलंकार की परिभाषा है, जहां पर दो विपरीत गुणों को साथ साथ दर्शाया जाए। लिखा है टू अपोजिट माने दो विपरीत, आइडियाज माने विचार, और पुट टुगेदर, टुगेदर माने साथ साथ रखे जाएं। तो देखो एक बिटर है एक स्वीट है, ये दोनों साथ साथ हैं, बिटर स्वीट साथ साथ है कि नहीं है? मीठा और कड़वा, मीठा भी है और कड़वा भी है, दो विपरीत आइडियाज हैं, दो विपरीत आइडियाज है कि नहीं है? एक तो मीठा है एक कड़वा है, मीठा है कड़वा है, कड़वा है मीठा है। लो, प्रेम मीठा और कड़वा होता है, तो अलंकार कौन सा हो गया? हो गए विरोधाभास, क्योंकि दो विपरीत गुण दर्शाए गए हैं। बेटे समझ में आया? इट इज एन ओपन सीक्रेट, लिखा क्या है? इट इज एन ओपन सीक्रेट। सबकी समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ओपन, SECRET, इट इज एन ओपन सीक्रेट। देखो कहता इट माने या, इस माने है, एन माने ओपन माने खुला हुआ, और सीक्रेट माने रहस्य अर्थात बंद। यहां पर तो खुली हुई बात है, यहां पर क्या है? बंद बात है। सीक्रेट माने रहस्य, रहस्य मतलब जिस पर पर्दा पड़ा हो, जो बंद हो। सबके समझ में आया? यहां पर अर्थ क्या है? खुला हुआ, यहां पर क्या है? बंद। कहता है ये खुला और ये बंद, खुला बंद साथ साथ आए हैं, ये विपरीत है इसका, ये विपरीत इसका है। ओपन का उल्टा होता सीक्रेट, सीक्रेट का उल्टा होता है ओपन। सबकी समझ में आया? कहता है ये तो खुला रहस्य है, इट माने या, इस माने है, माने एक, ओपन सीक्रेट खुला रहस्य। खुला भी है और रहस्य भी है। बेटे समझ में आया? ये खुला भी है और रहस्य भी है, खुला भी है रहस्य, ये दोनों गुण कैसे हैं? कहोगे अपोजिट आइडियाज हैं। ओपन सीक्रेट कैसे गुण हैं? अपोजिट आइडियाज हैं, अपोजिट गुण हैं, अपोजिट क्वालिटीज हैं। बेटे समझ में आया? अपोजिट जहां पर गुण आ जाते हैं वहां अलंकार कौन होता है? बेटे बोलो। कहोगे ऑक्सीमोर, ऑक्सीमोर अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, इट इज एन ओपन सीक्रेट। लिखा क्या है बताओ? लिखा हेता क्या है? हीज या आई एम लिख लो, आई एम वाइजेस्ट, आई एम दी वाइजेस्ट फूल, यहां पर दाई बना लो,
WISEST, वाइजेस्ट और फूल। बेटे समझ में आया? लिखा है आई एम द वाइजेस्ट फूल, मैं हूं। द वाइजेस्ट माने, वाइस माने बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, और फूल माने मूर्ख। फूल माने क्या होता है बेटे? मूर्ख। और वाइजेस्ट माने क्या होता है बेटे? बोलो। वाइजेस्ट माने बुद्धिमान, वाइज माने बुद्धिमान होता है। द वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा बुद्धिमान हो गया। तो यहां पर लिखा मूर्ख, तो वाइजेस्ट फूल दोनों कैसे गुण हैं? तो हो गया अपोजिट आइडियाज हैं, विपरीत गुण हैं। जहां पर साथ साथ विपरीत गुणों को दर्शाया जाता है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आई एम दी वाइजेस्ट फूल, मैं सबसे बुद्धिमान मूर्ख हूं। मूर्खों में भी बुद्धिमान हूं। क्या कहता है? कहने लिखने वाले ने क्या लिखा? आई एम द वाइजेस्ट फूल, मैं सबसे बुद्धिमान मूर्ख हूं। आई एम द वाइजेस्ट फूल, मैं तो सबसे बुद्धिमान मूर्ख हूं। कौन सा अलंकार हो गया मेरे प्यारे बच्चे? कहोगे ऑक्सीमॉर्न हो गया। तो बेटे पास्ट क्रॉप भी समझ गए हो, ऑक्सीमॉर्न भी समझ गए होगे। हमें विश्वास है कि तुम समझ गए होगे। अगला लेने जा रहे हैं अलंकार बेटे, सबकी समझ में आ गया होगा हमें लगता है। मेरे प्यारे बच्चों इधर ही देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और सब समझ जाओगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये कहेगा हमारे बस की बात नहीं है। तुम परिभाषा भी इसको रट लोगे। जो बताते हैं वीडियो देखो, परिभाषा स्वतः ही तुम्हें कंठस्थ हो जाएगी। बेटे समझ में आया कि नहीं आया? कहोगे समझ में आ गया, सब आ गया है। कमेंट करोगे जहां पर कोई भी परेशानी हो, लर्न बाई हर्ट हो जाएगा। देखिएगा यहां पर लिखते हैं अगला अलंकार है हाइपरबोल। कौन बोल बेटे? बोलो हाइपरबोल, हाइपरबोल। सबकी समझ में आ गया? हाइपरबोल का अर्थ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल का अर्थ क्या होता है बेटे? बोलो अतिशयोक्ति। क्या होता है? सबकी समझ में आ गया? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होता है? जहां पर बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, बढ़ा चढ़ाने वाला, बढ़ा तथा चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने, वर्णन करने वाला अलंकार, करने वाला। सबकी समझ में आए? करने वाला अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने वाला अलंकार। ऐसा ही नहीं है, सही है। घटा घटाकर, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ाकर अथवा चढ़ाकर, या सबसे उससे जितना है उसे कम करके वर्णन जब किया जाता है तो वहां पर अलंकार कौन होता है? हाइपरबोल। अतिशयोक्ति का अर्थ समझ गए? अतिशयोक्ति माने क्या? अतिशयोक्ति का अर्थ ये होता है जहां पर या तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए या तो बहुत ही निम्न स्तर से घटाकर वर्णन किया जाए। जब दोनों चीजें ऐसी की जाती हैं तो वहां पर अलंकार होता है कौन? बताओ, अतिशयोक्ति अलंकार। सबकी समझ में आ गया? नहीं आया है? कोई बात नहीं आया है, आया हो चाहे ना आया हो। माने फिर एक बार सुनो, जब ऐसा अलंकार जिसमें वस्तुओं को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए जितनी की वास्तव में उससे ज्यादा बढ़ा दिया जाए, या वो जितनी वास्तव में उतने उससे ज्यादा कम कर दिया जाए। अगर गुणों को बहुत ज्यादा प्रकट किया जाए, खूब बहुत जितने गुण है उससे ज्यादा 100 की मात्रा में प्रकट कर दिया जाए। बेटे समझ में आया? वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सबकी समझ में आ गया? नहीं आया फिर समझाएंगे। कहता है पास्ट में हाइपरबोल। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड मोर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। इसकी परिभाषा है क्या? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड मोर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। मतलब जितनी वास्तव में होती उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अथवा निम्न करके प्रकट किया जाता है, वहां पर हाइपरबोल अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बेटे समझ गए होंगे? नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, अभी समझा रहे हैं। एक डिफिनेशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन लिखा है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच
इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, बेटे समझ में आया? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, द थिंग्स, THINGS, थिंग्स, इसको क्वालिटीज भी कह सकते हैं। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, थिंग्स आर, दिखाई पड़ रहा है मेरे बेटे? कहोगे यस। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड मोर आर लेस, मोर यहां पर ओ आर लिखा है आर, अथवा मोर आर लेस, बेटे समझिए, बेटर और वर्स, बेटर, ये बेटर है, बीटर नहीं है, BETTER, बेटर और वर्स, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर, देन दे एक्चुअली आर, दे ACTUALLY एक्चुअली आर। बहुत ध्यान से परिभाषा सुन लो। क्या? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड मोर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच माने इस अलंकार में, थिंग्स माने चीजें, आर रिप्रेजेंटेड माने प्रस्तुत की जाती हैं, थिंग्स माने वस्तुएं, गुण, आर रिप्रेजेंटेड माने प्रस्तुत की जाती हैं। बेटर आर वर्स, बेटर माने देखो ये कहां पर लिखा है, मोर आर लेस, पहले मोर माने ज्यादा करके, बढ़ा चढ़ाकर, आर लेस अथवा कम करके, माने चीजों को तो प्रकट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, अथवा उन्हें बढ़ा चढ़ा करके अथवा कम करके। मोर आर लेस, या तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, आर लेस अथवा कम कर दिया जाता है। बेटर आर वर्स, या तो अच्छे से अच्छा बढ़ा करके, आर वर्स अथवा खराब करके प्रकट किया जाता है। तो मोर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे एक्चुअली आर, देन माने की अपेक्षा, और दे माने वे, देन दे एक्चुअली माने वास्तव में, आर माने होती है, माने जितनी होती उससे ज्यादा बहुत बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, या उससे ज्यादा बहुत निम्न कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में चीजों को या गुणों को प्रकट किया जाता है। हमें विश्वास से समझ गए होंगे। परिभाषा एक बार और सुन लो, हमारे मुंह से सुनोगे याद हो जाएगा। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड मोर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। वीडियो देख लीजिएगा, देखिएगा बेटे, क्या देखिएगा, बहुत ध्यान सुनोगे। लिखा है यहां पर, उदाहरण देते हैं, द ब्लड ऑफ रिवर्स, द ब्लड ऑफ रिवर्स, द रिवर्स ऑफ ब्लड, RREVERS, रिवर्स माने नदियां, ऑफ माने की, और ब्लड माने खून की नदियां। बेटे समझ में आया? बिगन टू ब्लो, या ब्लोड इन द बैटल फील्ड, फ्लोड इन द बैटल फील्ड, फ्लोड इन द बैटल फील्ड, फ्लोड इन द बैटल फील्ड, बैटल और फील्ड FILD। कहना क्या चाहता है? रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां, फ्लोड माने बहने लगी, इन द बैटल फील्ड, युद्ध स्थल में। क्या युद्ध स्थल में खून की नदी बह पाएगी? होगे नहीं, कभी नहीं बह पाएगी, कभी नहीं बह पाएगी, खून की नदियां बह पाएगी। इतनी पृथ्वी में शक्ति है कि वो सोख लेगी हर चीज को, खून की नदियां तो नहीं बह पाएंगी। तो बताओ, जब यहां पर सरेआम हत्या हुई है या लोग मारे गए हैं, तो उनको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है कि युद्ध स्थल में खून की नदियां बहने लगी। क्या खून की नदी बह पाएगी? कभी नहीं बह पाएगी। कहता है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट वॉश द ब्लड ऑफ माई हैंड्स। अब यहां पर लेडी मैकबेथ कहती, ड्रामा है मैकबेथ, तो उसकी पत्नी होती है, वहां की बात नहीं बताएंगे, केवल बताएंगे ऑल द परफ्यूम्स, ऑल द, लिखा है पर, और फ्यूम्स ऑफ अरेबिया लिखा होगा तुम्हारे लिए भी, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट वॉश द ब्लड ऑफ माई हैंड्स, कैन नॉट वॉश द ब्लड ऑफ माई हैंड्स, द ब्लड ऑफ माई हैंड्स, ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों का खून धो न पाएंगी अरब की सभी सुगंधें। एक पागल हो जाती है, कत्ल कराती है अपने पति से, एक राजा का डंकन का कत्ल कराती है एक स्त्री जिसका नाम होता है लेडी मैकबेथ। अपने पति और जाति कत्ल करने, तो उसके पिता के समान उसका मुंह दिखाई देता है, तलवार से चलाना चाहती है, लेकिन सोचती मेरे पिता लेटे हुए हैं,
अपने पति से कहती इसका कत्ल कर दो, तुम राजा बन जाओगे। और उसका कत्ल तो हो जाता है। और उसके बाद में जाती है और क्या करती है, खून से लथपथ जो तलवार है और राजा का जो खून निकल रहा है उसमें हाथ अपने हाथों में ऐसे भरती है और जो राजा के अंगरक्षा के उनके मुंह में ऐसे डालती है, इन हाथों में खून लग जाता है, हाथ तो धो लेती है, खून साफ हो जाता है, लेकिन उसकी महक उसके हाथों से आया करती वही उसी को आती है, क्योंकि पागल हो जाती है। राजा की जो आत्मा है, प्रेतात्मा, उसको सताती है। तो अपने पागलपन में क्या कहती है कि हल्दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट वॉश द ब्लड ऑफ माय हैंड्स। मेरे हाथों में लगे खून को कभी न धो पाएंगी अरब की सभी सुगंधें। परफ्यूम अगर लगा दी जाए इन हाथों में फिर भी ये रक्त साफ नहीं होगा। रक्त तो कहीं नहीं है, तो क्या रक्त कहीं अरब की सभी सुगंधें लाई जाए, सुगंध नहीं महकेगी? क्या सभी सुगंध लाई जा सकती है? देखो बड़ा चलाकर बात कही गई, ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट वॉश द ब्लड ऑफ माय हैंड्स। बताओ, ये कहानी भी समझा दी हल्की सी। कहता है क्या अगला, ये अलंकार भी समझ गए, ये मतलब उदाहरण तो समझ गए हो गया। क्या उदाहरण में है? उदाहरण में बताया है कि द रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां बहने लगी द बैटलफील्ड्स, युद्धस्थल में, ऑल द परफ्यूम्स आर ऑफ अरेबिया। अब कहता है माउंटेन्स हाई, कौन है उठा है? द वेव्स रोज माउंटेन हॉट। एक उदाहरण और दे रहे हैं, द वेव्स माने लहरें, रोज माने उठी, माउंटेन हाई, माउंटेन ज्यादा अच्छा हमें लगता है, इसमें बन गए हैं हाई, कोई बात नहीं, तुम समझ लेना क्या क्या लिखा है। वेव्स माने लहरें, रोज माने उठी, और माउंटेन हाई माने पर्वतों से ऊंची। अगर पर्वत, हिमालय पर्वत से ऊंची अगर उठ जाएगी जिस दिन, बताओ क्या उठ जाएगा? लहर। उस दिन पूरी दुनिया में क्या आ जाएगा बेटे? कयामत आ जाएगी। अल्लाह चांद पर बैठे नजर आएंगे, पूरी दुनिया में कोई रहेगा नहीं। उस दिन प्रलय काल होगा, डूम डे होगा। कौन डे होगा मेरे बेटे? डूम डे होगा। उस दिन प्रलय काल आ जाएगा, कयामत आ जाएगी। तो कहना क्या चाहता था? वेव्स माने लहरें, रोज माने उठी, माउंटेन हाई माने समुद्र की लहरें चाहे इतनी ऊंची उठ जाएं, लेकिन पर्वत से ऊंची कभी नहीं उठ पाएंगी। बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। The waves rose mountain high. समझ गए होगे क्या? In this figure of speech, the things are represented more or less, better or worse than they actually are. हमें विश्वास है कि तुम समझ गए होगे। अलंकार सिर्फ एक रह गया है, वो है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लिखते जाओ, इसका काम बताएंगे आज हम। बेटे आगे देखिए, सभी बच्चे आगे देखिए, एक ये अलंकार है, शेष बचा है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है? ओनोमेटोपोइया, 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 ओनोमेटोपोइया। नाम तो याद हो गया होगा अब। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटो, पोइया, पोइया, ओनोमेटोपोइया। इतनी बड़ी स्पेलिंग है, ओनोमेटोपोइया, 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 ओनोमेटोपोइया। ध्वनि सूचक अलंकार। क्या नाम बताया? ध्वनि सूचक अलंकार। क्या है ये? ध्वनि सूचक अलंकार। सूचक अलंकार, अलंकार है ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक अलंकार। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया। अब कैसे ये अलंकार क्या होता है? जैसे कोई जानवर बाहर बोल रहा, कुत्ता भौंक रहा, हमें सुनाई दी आवाज, हम समझ गए कुत्ता भौंकता होगा। अरे भेड़ मिमिया रही है बाहर, हम समझ गए कि ये गड़रिया की भेड़ होगी जो मिमिया रही बाहर, तो हम समझ जाएंगे। फुसकार रहा सांप, सांप नहीं दिखाई दे रहा, फुसकार उसकी आवाज से ही अगर हम अर्थ समझ जाएं कौन सा प्राणी है, वहां पर अलंकार कौन होता है? ओनोमेटोपोइया। अब लगता है क्या सुअर वहां गर्र गर्र कर रहा है, गर्र गर्र, ग्रंट ग्रंट गोज द हार्ट। सुअर बाहर बोल रहा, हम समझ गए मेहतर का सुअर ये होगा। किसका सुअर है? मेहतर वाला सुअर है, ये गड़रिया वाली भेड़ है। और दोनों को समझ गए आवाज सुनकर ही। तो कौन सा अलंकार हो गया? कहोगे कि ओनोमेटोपोइया। इन दिस फिगर ऑफ
represents its meaning. In this figure of speech, sound represents its meaning. इस अलंकार में, in this figure of speech, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सरल अलंकार. In this figure of speech, बताओ क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? In this figure of speech, sound, बताओ क्या? Sound और represents, sound represents और its meaning. बस इतनी परिभाषा याद करनी है. In this figure of speech, sound represents its meaning. बहुत सरल है. अरे इतनी परिभाषा तो सबको याद हो जाएगी. Its meaning, meaning सुनाई दो. Its meaning लिखा है. In this figure of speech, sound represents its meaning. In this figure of speech, sound represents its meaning. हमें लगता है तुम समझ गए होगे. समझ गए भी है और परिभाषा भी याद हो गई. क्या? In this figure of speech, sound represents its meaning. अब अर्थ सुन लो. In this figure of speech तो ऐसे लिखा गया. स्पीच हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, तुम समझ जाना ये स्पीच लिखा है. In this figure of speech, यहां से अलंकार शुरू हुए. साउंड माने आवाज, रिप्रेजेंट्स माने बता देती है, प्रस्तुत करती है. इट्स माने अपने, और मीनिंग माने अर्थ को. माने अपने अर्थ को कौन प्रकट करता है? अपने अर्थ को प्रकट करती है. साउंड रिप्रेजेंट्स इट्स मीनिंग. आवाज ही अपने अर्थ को प्रकट कर देती है. माने आवाज सुनकर हम जान जाते हैं किसकी आवाज है. आवाज ही अपना अर्थ बता देती है. In this figure of speech, sound represents its meaning. In this figure of speech, sound represents its meaning. जैसे लिखा है एलिफेंट, ऐसे लिखते हैं दान आ रहे हैं. ELEPHANT, एलिफेंट. ये क्या है बताओ? एलिफेंट. इसके पहले दा भी लिखने हमने लिखा नहीं. द एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट. TRUMPETS. ट्रम्पेट्स माने चिंघाड़ता है. ये चिंघाड़ अगर होगी तो तुम किसको समझ जाओगे कि हाथी की आवाज है? द स्नेक हिसेस. स्नेक माने क्या होता है बेटे? स्नेक. और हिसेस या चाहे डबल एस. हिसेस माने फुसकारता है. ये फुसकार सुनकर तुम समझ जाओगे सांप है. द कैट म्यूज. द कैट म्यूज. द कैट माने बिल्ली, और MEWS म्यूज माने म्याओ म्याओ करती है. समझ में आया कि नहीं बेटे? बताओ. समझ में आ गया होगा. माने बॉडी उसकी आगे लिख दो. जानवर का नाम पहले लिख दो, बॉडी उसकी आगे लिख दो. अब जहां जानवर का नाम हो और बॉडी आगे हो. अब कलकल की कोई धुनी होती हो, अब तुम समझ जाओगे कि पानी बह रहा है. समझ में आया? ऐसे अलंकार क्या कहलाते हैं? ओनोमेटोपोइया कहलाते हैं. अब अलंकार, सातों अलंकार खत्म हो चुके हैं. हमें लगता है कि तुम सब अलंकार समझ गए होगे. यहीं से वीडियो बंद करते हैं. थैंक्स अ लॉट. बाय.